मेरी पत्नी लियू रोयान हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर फेक डेथ यानी अपनी नकली मौत का ऐसा तमाशा कर रही थी मानो ऑस्कर अवार्ड इसी को मिलने वाला हो। लेकिन इस बार मैं का ये घटिया खेल समझ चुका था। मैं सीधा उस पर झपटा और बिना शर्माए उसके चेहरे पर दो जोरदार कड़क थप्पड़ रसीद कर दिए। इसके बाद मैंने बिना वक्त गंवाए सीधे ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट को फोन घुमा दिया। मैंने मन ही मन सोचा, चलो रोयान जी, आज तुम्हारा दिल बाहर निकलवाकर दुनिया को अपना सच्चा प्यार दिखाई देता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में तो मैं सिर्फ अपनी ही बेवकूफी पर आंसू बहाता रहता था। अब जाकर मुझे याद आया कि कैसे मेरी पत्नी की उस इच्छाधारी नागिन जैसी बेस्ट फ्रेंड वांग मन्यून ने मुझे बड़े प्यार से पीने के लिए पानी दिया था। उस पानी को पीते ही मैं 3 दिन और 2 रात के लिए ऐसा घोड़े बेचकर सोया कि सीधे कोमा जैसी गहरी नींद में चला गया। और जब मेरी आंखें खुली तो पता चला कि ये लोग मेरी बीवी की बॉडी को जलाकर उसकी राख का हलवा भी बना चुके थे। मैं अभी इस सदमे से ठीक से उबर भी नहीं पाया था कि वो साले कर्ज वसूलने वाले गुंडे कसाईयों की तरह मेरे दरवाजे पर आ धमके। तब जाकर मुझे वो खौफनाक सच पता चला कि ये मरने का नाटक करने से पहले मेरी परम पूजनीय पत्नी मुझ पर करोड़ों का कर्ज छोड़ गई थी। उन कसाईयों ने अपना पैसा वसूलने के लिए न सिर्फ मेरी दोनों किडनियां निकाल ली, बल्कि मुझसे दिन रात 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह काम कराया। सिर्फ 10 साल के अंदर मैं घिस घिस कर 80 साल के लाचार और फूके हुए बूढ़े जैसा दिखने लगा था। और फिर एक दिन तमाशा देखो, मेरी वही पत्नी जिसे मरे हुए 10 साल हो चुके थे, अपने नए लवर की बाहों में बाहें डालकर वो हरामजादी एक आलीशान लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। उसने कमीनी मुस्कान के साथ मेरी तरफ 100 युआन फेंके और ताना मारते हुए बोली, ये तुम्हारी मेहनत का छोटा सा इनाम है। भाई साहब, उस वक्त सदमे और गुस्से से मेरा दम घुटने लगा और मैं वहीं ढेर हो गया। लेकिन किस्मत को मेरा ये पोपट मंजूर नहीं था। उसने मुझे बदला लेने का एक और मौका दे दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं ठीक उसी दिन वापस लौट आया था जिस दिन मेरी बीवी को हार्ट अटैक का ये फ्लॉप नाटक करना था। सामने सफेद चादर से ढकी लियो रोयान को देखकर मैं मन ही मन हंसा और सोचा, मैडम, अगर तुम सच में मरना चाहती हो ना, तो तुम्हारी यह आखिरी ख्वाहिश तुम्हारा ये पति अपने हाथों से पूरी करेगा। तभी मेरी पत्नी की वो इच्छाधारी नागिन बेस्ट फ्रेंड वांग मन्यून कमरे में आई और मुझे बार बार पानी पीने के लिए ऐसे जिद करने लगी मानो गंगा जल लेकर आई। लेकिन इस बार तुम्हारा भाई पूरा होश में था। मैंने उस पानी के गिलास को ऐसे देखा जैसे कोई चोर को देखता है। मुझे लगभग 100% यकीन था कि इस पानी में इस चुड़ैल ने जरूर कोई नशीली दवा मिलाई है ताकि मैं इसे पीकर बेहोश हो जाऊं और यहाँ ये दोनों मिलकर लियो रोयान के उस जोशीले मिलन यानी भागने की प्लानिंग को आराम से पूरा कर सकें। मैंने वांग मन्यून को ऐसी ठंडी नजर से घूरा कि उसकी घिघी बंध गई। उसकी रोकने की सारी कोशिशों को लात मारते हुए मैंने उस गिलास को साइड में पटका और सीधे अपनी इस नौटंकीबाज बीवी लियो रोयान के बेड के पास पहुंच गया। मैंने बिना किसी डर के उसका वो सफेद कफन यानी चादर ऊपर उठा दिया। चादर हटते ही जो नजारा मैंने देखा, भाई साहब, कसम से मेरा दिमाग घूम गया। लियो रोयान का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल था और उसकी सांसें इतनी नॉर्मल चल रही थीं जैसे कोई चैन की नींद सो रहा हो। पिछली जिंदगी में मैं कितना बड़ा अंधा, सीधा और इंटरनेशनल बेवकूफ था जो इसका यह साफ साफ झूठ नहीं देख पाया था। मेरा खून खौल उठा। मैंने आव देखा न ताव अपना हाथ हवा में लहराया और लियो रोयान के उस लाल लाल गाल पर एक ऐसा जोरदार कड़क थप्पड़ रसीद किया कि कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन लौंडिया टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि पकड़े जाने के डर से साली भारी मात्रा में एनेस्थीसिया, बेहोशी का इंजेक्शन ठोक कर बैठी थी ताकि सच में मरी हुई लगे। ये कड़क थप्पड़ देखकर वांग मन्यून डर के मारे ऐसे चिल्लाई मानो उसने भूत देख लिया हो। उसे लगा कि मैंने लियो रोयान की इस नकली मौत का भंडाफोड़ कर दिया है। वो कांपते हुए चिल्लाई, जीजा जी, आप गुस्से में आकर दीदी के साथ ऐसी बेरहमी नहीं कर सकते। मैंने उस नागिन की बकवास पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया और लियो रोयान को ताबड़तोड़ पीटना चालू रखा। जब मैंने देखा कि वांग मन्यून गुस्से और डर से फटने वाली है तो मैंने भी अपना ऑस्कर लेवल का रोने का नाटक शुरू किया और आसमान सिर पर उठाते हुए चिल्लाया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि रात रात भर जाकर इंस्टाग्राम की रील्स मत देखा करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारे बिना अकेले क्या करूंगा? मेरी ये जबरदस्त और कड़क एक्टिंग देखकर वांग मन्यून हक्की बक्की रह गई। उसका थूक सूख गया और वो वहीं की वहीं जम गई। मैं उस नागिन से और बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने सीधा अपना फोन निकाला और ऑर्गन डोनेशन सेंटर को कॉल लगा दिया। हेलो, हाँ भाई, यहाँ अपनी बीवी के ऑर्गन डोनेट करने हैं। अभी अभी टिकट कटा है इसका, प्लीज जल्दी एम्बुलेंस लेकर आओ। वांग मन्यून मुझे रोकना तो चाहती थी लेकिन डॉक्टर वाली पोजीशन और अपनी इज्जत की वजह से वो सीधे कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने घबराकर तुरंत टेबल के नीचे से लियो रोयान की मां को मैसेज ठोक दिया। कुछ ही मिनटों में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग अपनी किट लेकर वहां पहुंच गया। मैंने तुरंत अपना चेहरा देवदास जैसा बनाया और दुखी होकर कहा, सर, मेरी वाइफ बहुत ही दयालु और दानी इंसान थी। अब उसकी अचानक मौत हो गई है, पर मैं चाहता हूँ कि उसकी ये बॉडी किसी और के काम आ जाए। स्टाफ बेचारा इमोशनल हो गया और बोला, सर, आप वाकई बहुत महान इंसान हैं। बताइए कौन कौन से ऑर्गन निकालने हैं? मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली और कहा, देखो भाई, मेरी वाइफ हार्ट अटैक से मरी है। मुझे नहीं पता कि अंदर कौन सा ऑर्गन अभी सही सलामत काम का बचा है। तुम एक काम करो, इसकी पूरी बॉडी को बीच से फाड़ कर देख लो, जो भी माल काम का लगे निकाल लो और अगर अंदर कुछ भी इस्तेमाल के लायक ना निकले तो इसकी ये पूरी लाश किसी मेडिकल कॉलेज को दान कर देना ताकि बच्चे दिन रात इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। ये सुनते ही वांग मन्यून के तोते उड़ गए। वो चिल्लाते हुए बीच में कूदी, नहीं जीजा जी, रोयान दीदी जीते जी कभी अंग दान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने खुद मुझे ये बात बताई थी। हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना ही होगा। मैंने अपनी आंखें छोटी की और ठंडे लहजे में कहा, मन्यून, मैं रोयान का हस्बैंड हूँ। ये फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम तो सिर्फ उसकी सहेली हो, कोई खून का रिश्ता तो है नहीं और तुम खुद एक डॉक्टर होकर दूसरों की जान बचाना नहीं चाहती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तभी ऑर्गन डोनेशन वाले लोग भी भड़क गए और बोले, हाँ डॉक्टर वांग, कृपया बीच में मत आइए और हमें अपना काम करने के लिए रास्ता दीजिए। वांग मन्यून की हालत खराब हो गई। वो बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी और तभी लियो रोयान की माँ डू शाओमीन हांफती कांपती हुई कमरे में घुसी। भाई साहब, उसके बालों में ब्यूटी पार्लर के रोलर कर्लर अभी भी लगे हुए थे। मानो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर सीधे फेशियल चेयर से उठकर भागी चली आ रही। उसने जैसे ही लियो रोयान को सही सलामत देखा तो चैन की सांस ली।
लेकिन अगले ही पल घूमकर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो बुढ़िया मुझ पर दहाड़ी, निकम्मे, दरिद्र आदमी, मेरी फूल जैसी बेटी तुझसे शादी करके बर्बाद हो गई, वो यहाँ मर चुकी है और तू कसाई की तरह उसकी बॉडी को कटवाना चाहता है। आज जिसने भी मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की, मैं उसके पूरे खानदान को जिंदा गाड़ दूंगी। कोई डोनेशन वोनेशन नहीं होगा, चलो भागो यहाँ से। आखिरकार ऑर्गन डोनेशन वाले लोग डर के मारे मजबूर होकर वहां से रफू चक्कर हो गए। ये देखकर वांग मनयू ने चैन की सांस ली और लियू रुयान के चेहरे पर दोबारा सफेद कपड़ा डाल दिया। सासू माँ सोफे पर बैठ गई और मुझे खानदान की गालियां देने लगी। मैंने सिर झुकाकर एक्टिंग की। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो चिल्लाई, अपनी ये बकवास बंद कर और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा। मैं खुद अपनी बेटी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाऊंगी। मैं सासू माँ के इतना बोलते ही तुरंत चुप हो गया और फिर मैंने धीरे से वही नशीला पानी का गिलास उठाया जो वो नागिन वांग मनयून मेरे लिए लेकर आई थी और वह पानी सीधे सासू माँ डू शाओमीन के हाथ में थमा दिया। लगातार घबराहट में चिल्लाने और मुझे गालियां बकने की वजह से बुढ़िया का मुंह पहले से ही सूख चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक ही घूंट में वह पूरा पानी गटक लिया। वांग मनयून उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी पीने के ठीक 2 मिनट बाद सासू माँ को इतनी जबरदस्त नींद आई कि वो सोफे पर ही एक मरे हुए सुअर की तरह टांगे फैलाकर गहरी नींद में सो गई। ये नजारा देखकर वांग मनयून के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाते हुए डर कर बोली, जीजा जी, आप फिर से इसके ऑर्गन डोनेशन की तो नहीं सोच रहे हैं ना? मैंने मासूमियत से अपना सिर हिलाया। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? जब माँ ने साफ मना कर दिया तो जाहिर है मैं अब आगे कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर वांग मनयून ने थोड़ी राहत की सांस ली और बोली, आंटी अचानक बेहोश हो गई, शायद कोई गंभीर गड़बड़ है, तुम्हें उन्हें तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाना चाहिए। तब तक मैं खुद यहाँ रुयान का अंतिम संस्कार अरेंज कर दूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान लाते हुए कहा, मनयून, क्या ये बात उल्टी नहीं लग रही? तुम खुद एक डॉक्टर हो तो तुम्हें ही इस मरीज सासू माँ का ध्यान रखना चाहिए और मैं रुयान का पति हूँ तो मेरे लिए ही उसके दाह संस्कार का इंतजाम करना सही है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इतना कहने के तुरंत बाद मैंने उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और सीधे श्मशान घाट पर फोन करके गाड़ी को तुरंत हॉस्पिटल बुला लिया। अब तो वांग मनयून गर्म तवे पर चींटी की तरह नाचने लगी। वह लगातार सासू माँ को हिला हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बुढ़िया ऐसी सोई कि बिल्कुल नहीं उठी।